रीतिमंदिर रोड से करता हूँ। मुझे याद है राजीव को एक दिन मैंने राजीव जब कमिश्नर थे उनको रीतिमंदिर रोड पे लाया। बीच में लाते ही उन्होंने बोल दिया कि जितेंद्र गाड़ी पीछे घुमा, और उसी इसमें उन्होंने कहा कि 8.5 करोड़ रुपया मंजूर करो और ये रास्ता पहला करने दो। ये पहला बदलाव था। अभी आप जानते हैं कि जो ब्रिज बना है अटलांटा ब्रिज, उसके आजू बाजू के रास्ते कितने बड़े हुए हैं। जो एक जमाने में एकदम छोटा हुआ करता था वो आज बड़ा हो गया। वो ऐसा ही बड़ा स्टेशन तक जाएगा। तो यानी स्टेशन का रास्ता जो कभी किसी ने सोचा नहीं था उतना बड़ा होगा, वो पूरा कंक्रीट का होगा। उसके बाद स्टेशन आया। स्टेशन के हालात क्या थे ये मैं नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन आज क्या हालात है आपके सबके नजर के सामने है। फिर उसके बाद दीक्षित मैडम और चांद ने मेरे सामने एक बात लाई कि गांवदेवी की बहुत औरतें नीचे उतरती है और बॉम्बे कॉलोनी उधर उधर बर्तन धोने का, कपड़े धोने का काम करती है, चलने के लिए रास्ता नहीं है। वो जगह थी मैक कंपनी के हाथ में। जैसे ही हमने रास्ते का काम किए शुरू किया, जिसके लिए 80 लाख रुपए मैंने दिए थे, वैसा ही कंपनी के मालिक ने उस जमाने के जॉइंट सीपी थे लक्ष्मी नारायण, उनके पास तकरार कर दी। उन्होंने रोकने की कोशिश की। हम कोर्ट गए, हमने कोर्ट से ऑर्डर लाई और वो रास्ता पूरा हुआ। आज भी रास्ता जगह पे है। फिर एक रास्ता जो हमारे नजर में था वो था मित्तल रोड। बड़ी मुश्किल से हमने संजय जायसवाल को पटाया और मित्तल रोड का काम आज मेरे ख्याल से और 8-10 दिन में शब्बे बारात के पहले उसका पूरा लाइट ये वो सब डेकोरेशन सब पूरा हो जाएगा और वो रास्ता खुल जाएगा। पानी के हालात के लिए MIDC ने बताया था कि तुम जब तक सम्प और पंप नहीं करोगे तब तक मुमरा के पानी के हाथ सुधरेंगे नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरा मुमरा के हाथ सुधर गए, लेकिन 27 करोड़ रुपए की एक टंकी छोड़ के सब टंकियां हो गई। एक टंकी मेरे ख्याल से देवरीपाड़ा में बाकी होगा। टंकी का काम चालू है, लेकिन बराबर ना, लेकिन थोड़ा बहुत रुका हुआ है पैसे के साथ। उसके बाद MMRDA का ब्रिज हुआ। उसके बाद हमारी सरकार थी, तब कैबिनेट डिसीजन हुआ जिसमें मैं मंत्री था, और वो बोगटे का जो आगे देवेंद्र फडणवीस जी के गवर्नमेंट ने जो आगे लेके गए काम, वो काम मेरे हम लोग जो उस कैबिनेट में मिनिस्टर थे उसी कैबिनेट में मंजूर हुआ था। तो ये बड़े काम में गिनवा रहा हूं। उसमें सबसे बड़ा काम था कब्रिस्तान। कब्रिस्तान मुझे लगता है कि खुदा ने मेरे हाथ से काम कोरोना के कारण करवा लिया था। मुमरा में कोई कब्रिस्तान नहीं था। कौसा कब्रिस्तान के हालात खराब थे, जगह नहीं थी, लोग कब्रिस्तान की मांग कर रहे थे। एक प्राइवेट जमीन पे रिजर्वेशन लाके उस प्राइवेट मालिक को जबरदस्ती करके हमने एक कब्रिस्तान शुरू किया। आज वहां पे 4,500 के ऊपर मैयत दफन है। उसमें से कम से कम 700 मैयत ये कोरोना के हैं। वो जमाना था जब कोरोना के टाइम कोई मैयत को हाथ लगाने को तैयार नहीं था, कोई नमाज पढ़ने को तैयार नहीं था।
किसकी बॉडी है, कौन लाता है, कोई पूछने वाला नहीं था। तो मुमरा के 5-6 नौजवान ऐसे थे जो बॉडी हाथ में लेते थे, घुसल करते थे, उसको मिट्टी भी देते थे। 6 जन के ऊपर कोई आदमी नहीं था कब्रिस्तान में जाने वाला। कोई अगर ये बोले कि मैंने जाके मैं कब्रिस्तान में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मैंने दफनाया, तो पहले 4 महीने में और दूसरी जब दौर आया उसके 3 महीने में कब्रिस्तान में 4 ही आदमी मौजूद हुआ करते थे। जिस 4 आदमियों से मैं हमेशा संपर्क में रहता था, कभी अंबरनाथ से फोन आता था, कभी उल्लासनगर से फोन आता था, कभी कहां से फोन आता था, लेकिन हमने दिल में तय कर लिया था कि कब्रिस्तान 24 घंटा हर आदमी के लिए खड़ा रहेगा, खुला रहेगा, जो इंसानियत की मांग थी। बंबई में अच्छे कब्रिस्तान को ताला लगा दिया था। हमारे पास हर इलाके के मुर्दे आए जो बेचारे कोरोना से जिनकी मैयत हुई थी, जिनका इंतकाल हुआ था, लेकिन अल्लाह खुदा ने हमारे हाथ से ये काम करवा लिया था। तो खुदा की मर्जी थी तो उनको जगह देना ये खुदा का ये आदेश था। वैसा हुआ, उनको जगह देके जब सभी ने उनको इनकार कर दिया तो हमने वो जगह देके पूरी कर दी। अब लोगों को ये भी मालूम नहीं कि लाइब्रेरी कहाँ बन रही है, लेकिन बोलते लाइब्रेरी बनती ही नहीं है, बनी नहीं रही है। आपको अगर टाइम हो कल परसों तो मैं आपको जगह बता दूंगा जहां लाइब्रेरी का काम जोरों से चालू है। अभी कुछ रोज में ये रास्ता शुरू हो जाएगा। ये रास्ता निकलेगा, ये आएगा कौसा के बारजू से लेफ्ट में जाता है नादुल फला की तरफ, नादुल फला से एक रास्ता निकलेगा, वो जाएगा वाई जंक्शन की तरफ। ये प्रयास इसके लिए है ताकि मेन रोड का ट्रैफिक कम हो जाए। ये अभी तक के काम मैंने गिनवा दिए। अब म्युनिसिपैलिटी की एक पॉलिसी है AR पॉलिसी, जिसको बोलते हैं अकोमोडेशन रिजर्वेशन। उस एकोमोडेशन रिजर्वेशन में कोई हाथ नहीं डालता है, क्योंकि जो रिजर्वेशन है वो बांध के देना पड़ता है। तो ऐसे हमारे पास 5-6 रिजर्वेशन है बड़े बड़े, जो बांध के देने पड़ेंगे म्युनिसिपैलिटी को, और उसके बदले में उनको बिल्डिंग बांधेंगे को मिलेगी। ये पूरा प्रोजेक्ट पास हो चुका है। आने वाले 2 महीने में ये मार्केट बन जाएगा, जिसका प्लान हमारे पास तैयार है और इसका अप्रूवल आ गया है। ये स्कूल और कॉलेज है जो प्लान में डाला गया है। ये 2024 के पहले इसके सब के 3 मंजिले पूरे हो जाएंगे। ये है PMT का बस डेपो, जो आने वाले 2 महीने में काम शुरू हो जाएगा। और ये ड्रामा थिएटर है, पर हम उसको उर्दू घर में उसको बदल रहे हैं कि उर्दू घर बनवाएंगे उसको। ये चारों काम अंडर AR पॉलिसी किए जाएंगे, जिसके प्लान पास करके हमने हमारे पास लिए हैं। रही स्लॉटर हाउस की बात, तो आज क्या तारीख है? 20 फरवरी। मैं फिर से 20 मार्च में तो 22 मार्च को फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा और स्लॉटर हाउस कहां बनने वाला है इसकी एग्जैक्ट जगह बताऊंगा। मेरे पास प्लान है, सब है, लेकिन उसमें कुछ फॉरेन कंपनियों से हम बात कर रहे हैं। वो बात हमारी अगर सक्सेसफुल होती है तभी हम जाके वो प्लान आपको बताएंगे, तब तक हम रुके रहेंगे। लेकिन इतनी बात मैं आपके द्वारा मुंब्रा के सभी जनता को बताना चाहता हूं, मुंब्रा, कमसा, शील, फाटा, कि भाई स्लॉटर हाउस आने वाले 2024 के पहले, यही नहीं, मेरे ख्याल से 2023 फरवरी है, हम 2024 जनवरी तक स्लॉटर हाउस पूरा कर डालेंगे। उसके बाद मुंब्रा में देखा जाता है कि गरीबों को शादी करने में दिक्कत होती है।
तो हम एक जगह पे आने वाले महीने भर में उसका नारियल फूटने का काम हो जाएगा और फिर उड़ जाएगा। यानी लाइब्रेरी फूट रही है, वो बड़ा हॉल उड़ जाएगा, ग्राउंड +1 का हॉल बनेगा, कम से कम 1000 लोग वहां पे बैठ सकेंगे। तो स्कूलों को भी जब तकलीफ होती है कि अपनी गैदरिंग कहाँ करें, अपने वार्षिक सम्मेलन है वो कहाँ करें, कुछ जात जमात रहती है कि उनको भी जगह लगती है, हॉल लगता है, वो ऐसा हॉल मुंब्रा के सबसे अच्छे जगह पे हम लेके आ रहे हैं। उसका फाइनल कॉल आ गया है। हॉस्पिटल जो लोग चिल्ला रहे हैं कि प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है, मैं उनको बताता हूं कि एक कैशलेस हॉस्पिटल है। भारत सरकार की और राज्य सरकार की सभी योजनाओं में ऐसी सब बीमारियां हैं जो इंसान को होती है, जिसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देती है, वो डॉक्टर खुद ले लेता है, लेकिन वो सर्विस देते टाइम तुम्हारे से पैसा नहीं, उसको गवर्नमेंट से आएगा और गवर्नमेंट से अच्छा पैसा आता है। कोई डॉक्टर लॉस एंड प्रॉफिट में जाके काम नहीं करता है, प्रॉफिट के सिवा कोई धंधे वाला काम नहीं करता है। तो ये मैंने अभी आते आते पूछा तो ये फाइनल कॉल पे है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल का फाइनल होता है आने वाले महीने भर में, तो मेरे ख्याल से अप्रैल के आखिरी तक ये हॉस्पिटल किसी एक के ताबे में जाके वो हॉस्पिटल शुरू कर देगा। उसमें अभी डायलिसिस मशीन शुरू है, वहां पे पेडियाट्रिक्स का ये चालू है, सब इलाज चालू है। कोरोना के काल में हमारे सभी लोगों ने, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों ने बहुत जबरदस्त काम किया, घर घर खाना पहुंचाया, लोगों की हिफाजत की। जब लोगों को टोक्लिजुमाब और रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था तो हमने उसका सप्लाई हॉस्पिटल को भी करवाया। यानी कल से कल को सबसे ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन अगर किसी ने दिए होंगे तो ये हमारे ही लोगों ने वहां पे सप्लाई करके दी। ऐसे ही नहीं तो लोगों के बॉम्बे कॉलोनी में जुबियर मच्छी वाला रहता था, जो बेचारा हमारा सबका ही दोस्त था, उसको जब इंजेक्शन लगा तब उसको कहीं नहीं मिला, टोक्लिजुमाब भी नहीं मिला और रेमडेसिविर भी नहीं मिला। मैंने मेरे घर से फ्रिज से निकाल के उसको 8 रेमडेसिविर दिए और 2 टोक्लिजुमाब दिया, तो बेचारा लेकिन नहीं बच सका। लेकिन ऐसे कई लोगों को हमने रेमडेसिविर और टोक्लिजुमाब जो 40,000 का इंजेक्शन था ऐसे ही दे दिए, खुदा से आए थे हमारे पास, खुदा की मर्जी थी, हमने बांट दी। हमने सभी ने मिलकर प्रयास करके 18 करोड़ रुपए का कोरोना का अस्पताल इधर लाया था। 18 करोड़ रुपया खर्चा किया। उसके जो वेंटिलेटर्स थे वो इंपोर्टेड थे, फ्रांस से लाए थे, जो किसी भी हॉस्पिटल में थाना में नहीं थे। हमारे पास आईसीयू था, हमारे पास कम से कम 100 वेंटिलेटर्स थे, वेंटिलेटर्स मिलते नहीं थे। एक जमाना ऐसा आया था कोरोना में, लोगों को बॉडी लेके यहाँ से वहां, वहां से यहाँ से वहां भागना पड़ता था। लेकिन हमारे यहाँ हॉस्पिटल आने से एक तकलीफ दूर हुई कि लोग आते थे यहीं पे रहते थे। कोकन से 1200 लोग यहाँ पे एडमिट, यानी क्या बोलते उसको, इलाज करवाने आए थे। 1200 लोग बंबई से आए, क्योंकि मुफ्त में होता था इलाज, कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे भी लोग काम कर रहे थे, सभी लोग उसमें घुस के काम कर रहे थे। मैं चिल्लाता था भी, चिल्लाता भी था कि आप मत जाओ, आपको हो जाएगा कोरोना, बच के रहो। लेकिन ये डेरिंग बाज लोग हैं, इन लोग जाते थे, करते थे, क्योंकि मैं जिस हालात से मैं बाहर आया हूं, शायद मुझे खुदा ने फिर से आप लोगों की सेवा करने ही भेजा है। मैं इतना एहसान कभी भी नहीं भूल सकता कि आज मैं जिस जगह पे हूं, जहां भी हूं, उसमें अगर सबसे बड़ा हाथ किसका है तो एक शरद पवार जी का और एक बुमराह का। मैं पहली बार जब चुनाव लड़ा तो बाप ने मुझे लीड दी,
मुझे लीड देके आमदार बनाया, मुझे काम करने का मौका मिला और मेरी काम पे ताकत पे मैंने दिखा दिया कि मैं काम कर सकता हूं। बदलते दिनों में फिर कलवा वासियों को भी पता चला कि यह काम करता है, कलवा वाले भी अपने साथ आए। आज मैं ये कह सकता हूं कि मुंब्रा और कलवा साथ साथ में चल रहे। कलवा में एक भी सोसाइटी ऐसी नहीं जहां कंक्रीटीकरण नहीं हुआ। आपके जो जहन में था एक अच्छी चीज हमारे यहाँ बननी चाहिए, जाके हमारे बच्चे घूम सके, तो आप जाके देख सकते हैं कि चौपाटी का काम शुरू हो गया, बड़ी जोर से चल। अब ये सवाल आप पूछेंगे कि आप ये कैसा कह सकते कि आपने किया? मैं नहीं कहता हूं मैंने किया, पर कंसेप्चुअलाइजेशन, सोचना, ये बड़ी बात होती है। ये 2009 के बाद 2014 का मेरा किताब देखो, उस 2014 के किताब में चौपाटी का मैंने उल्लेख कर दिया कि चौपाटी बन गया। वहां पे जोशी मैडम करके मैडम थी, कलेक्टर, जब उससे बात की उसको ये पसंद आया। उसके पहले जो कलेक्टर था उनका नाम भूल गया मैं, नहीं उसके पहले जराड़ ने बोला मेरे को, मैं करता हूं, लेकिन गणेश नाइक ने उसको रोक दिया तो वो कर नहीं पाया। लेकिन मनीष, ये जोशी मैडम ऐसी थी जो किसी की सुनती नहीं थी। उसने हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट से ये ऑर्डर लेके आई कि ये जमीन के ऊपर अतिक्रमण हुआ है, कोई इसके ऊपर नहीं रह सकता है। और उसने निकालने के पहले ही खेल हुआ। कुछ बीजेपी के लोगों ने देवेंद्र फडणवीस जी को जाके बताया, तो देवेंद्र फडणवीस जी ने वो काम रोकने को किया और हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका। मेरे और जयसवाल साहब के बहुत अच्छे करीबी संबंध थे। मैंने एक दिन उनको ये पूरा इलाका घूम के बताया और मैंने कहा अगर आप ये काम कर दोगे तो इतिहास आपको याद रखेगा, क्योंकि अगर घूमने आएंगे यहाँ पे लोग तो लोग अंबरनाथ, कल्याण, भिवंडी सब जगह से ये चौपाटी पे घूमने आएंगे। और क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह शायद ही मुंब्रा में, शायद ही कलवा में, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए जगह ही। उस आदमी ने मेरे प्यार में, मुंब्रा और कलवा के प्यार में और थाना के प्यार में उन्होंने वो मान्यता दी। कुछ एनओसीज बाकी थी इसलिए देरी लगी, वो एनओसीज आ गई है। अब वहां पे चौपाटी काम जोरों से शुरू है। जो एस्केलेटर लोग पूछते थे, सवाल मुझसे ही पूछे जाते थे। मैं बहुत खुश होता हूं कि मुंब्रा में चिल्खा भी गिरता है, क्या वो केले का, तो लोग मुझे पूछते हैं। एस्केलेटर नहीं है तो भी मुझे पूछते हैं। किसने कुछ कहा तो उसको कभी भी कुछ नहीं पूछते, लेकिन मैं कुछ कहा तो ऐसे कूदते हैं मेरे पर कि मैं ही समझ नहीं पाता कि हुआ क्या है। तो ये सब काम मैंने आपको दिखाए हैं और मैंने जितने काम किए हैं गिन के दिखाए हैं। मैं कोई क्रेडिट लेने वाली बात नहीं बताता हूं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि नजर के सामने लाइए 2009 के पहले का मुंब्रा और नजर पर लाइए 2009 के बाद का मुंब्रा। आप 2009 के पहले क्यों ऐसे रास्ते नहीं बना पाए थे और 2009 के बाद क्यों ऐसे रास्ते बने? 2009 के पहले क्यों स्टेशन नहीं सुधरा, 2009 के बाद स्टेशन क्यों सुधरा? 2009 के पहले क्यों रेजीबंदर रोड बड़ा नहीं हुआ और 2009 के बाद वो बड़ा क्यों हुआ? 2009 के बाद मित्तल रोड क्यों आया, वो पहले क्यों नहीं आया? आप देखिए, टोरेंट पे बहस हो सकती है, मैं भी टोरेंट पे कुछ नहीं हूं, लेकिन ग्रेजुएशन का परसेंटेज निकालिए। मुंब्रा में लाइट अच्छी होने के बाद शायद आपको मालूम नहीं 32 डॉक्टर हुए, 32 डॉक्टर एमबीबीएस। जो मैंने परसों क्लिनिक खोला मेडफोर, उसमें वो निजाम भाई थे, निजाम भाई उसके पार्टनर है निजाम सुबह, डॉक्टर। हमको एक इज्तिमा हो रहा था यहाँ पे
एक लड़का भागते भागते आया, मेरे से हाथ मिलाया। मैंने बोला बेटा क्या करता है? तो बोले मैं BARC में इंजीनियर। कहाँ बोला? BARC में इंजीनियर हूँ। मैंने बोला तू कहाँ का है? तो बोले मैं मुमरा में रहता हूँ साहब। पर इतना ही है कि मैं बाहर घूमता फिरता नहीं हूँ, कि मेरी बहुत सेंसिटिव पोस्टिंग है, मुझे लफड़े झमेले में नहीं आए। तो मैं बेटा बहुत अच्छा। फिर उसने इनके सामने कहा कि साहब डेवलपमेंट अच्छी हुई, मुमरा सुधर गया, अब वो परेशानी नहीं है कि पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा है कि लाइट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? तो रात बेरात जब लाइट जाती है परेशानी होती है, नींद टूट जाती है। नींद टूटने के बाद नींद आने के लिए घंटे लगते हैं, और उसमें पढ़ाई का जो मसला है शाम के बाद वो अब नहीं आता है। ठीक है, अपन बंद कर देंगे वो टोरेंट का जो भी लफड़ा है। आने वाले दिनों में मैं खुद टोरेंट में जाके बैठने वाला हूं, वो भी मसला खत्म कर। सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुमरा में आया वो है लिटरेसी परसेंटेज का। साक्षरता जो बढ़ी वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। मुमरा में जो सर इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे बढ़ी, जरा एक्सप्लेन। जरा एक मिनट भाई, जरा बैठो ना, जरा मैं क्या बोल रहा हूँ जरा मैं सुनने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे सवाल न करें। मैंने ये पहला ही बोला है कि मैं मेरी बात रखूंगा, आपको बाद में जो सवाल पूछना है पूछ लेना। तो एजुकेशन पे इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हो, उससे रिलेटेड मेरा सवाल है। हाँ, तो आप सवाल कर दिया तो आपने बाद में पूछिए ना, मैं क्या आपसे रोक रहा हूँ? नहीं, 2 घंटा आप बोलेंगे और उसके बाद 2 घंटे तक हम सवाल करेंगे, इतनी बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मैं मेरा पूरा करने दो, मेरे 2-3 मिनट बाकी है, फिर आप बात करें। पूछिएगा, जवाब देंगे। ठीक है, कीजिए, पूछिएगा। ये बदलाव जो है उससे हालात पूछेगा। उसके बाद आपको मालूम है 2009 में यहाँ में 1800 रुपये में फ्लैट बेचा जाता था। आज मुमरा में 6000, 5500, 6000 में फ्लैट बेचे जाते हैं। मुझे मालूम नहीं, इनको ही मालूम होगा भाव क्या है। ये बदलाव के कारण यहाँ से लेके शीलफाटा तक हजारों बिल्डिंगें ऑफिशियल खड़ी हो रही है, और जहाँ ऑफिशियली लोग रहने को आ रहे हैं। लोगों को अच्छा लगता है अपने इलाके में रहने के लिए। तो आप देखिए दोस्ती, आप देखिए नाइस वर्ल्ड, आप देखिए अटलांटा, ये सब कौसा के हद के बाहर है, डावला गांव के बाहर है। लेकिन ये डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आई, और एजुकेशन भी अच्छा होने लगा, टीचर्स आने लगी। वो डॉक्टर अजहर उसने बताया था कि हम जब पढ़ते थे तब कुछ हद तक टीचर्स उतना दमदार नहीं थी। अरे तो बोले उसके बाद एक बदलाव आया जब टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सिखाने लगे। ये बदलाव बोलते हैं उसको। आज मिस्को में एडमिशन लेने जाओ तो लाइन लगानी पड़ती है, सिम्बायोसिस में एडमिशन लेने को जाओ तो लाइन लगानी पड़ती है। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव पॉपुलेशन कब बढ़ता है? पॉपुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के बाद बदलता है, बढ़ता है। नहीं तो कौन क्यों रहने को आएगा यहाँ पे? तो ये और बदलाव आएंगे। और मुमरा में एक बैंक जब मैं आया था, बॉम्बे कॉलोनी के दाभोलकर के रोड पे राइट हैंड साइड पे एक बैंक है। आज मालूम नहीं कितनी बैंकें हैं। मुमरा में लोन नहीं मिलता था। मुमरा में उनको ब्लैकलिस्ट में डाला गया था। अब लोन मिलते हैं, बैंक खुल रही है। एक जमाना था कि ATS हो, CBI हो, नहीं तो बॉम्बे क्राइम हो, कभी भी उठ के घुस जाती थी। आप बताइए मुझे, अब कभी कोमिंग ऑपरेशन हुआ है, कोई घुसा है यहाँ पर? ये सब मुझे बताइए आप, तो मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि ये जो काम मैंने बताए हैं उसका मुमरा वासियों को बहुत फायदा होगा। खास करके जो हॉकर्स रास्ते पे बैठते हैं उनको बैठने के लिए जगह हो जाएगी। और मुमरा का जो मेन रोड है,
जो एक जमाने में बॉम्बे पुणे रोड हुआ करता था वो मुक्त हो जाएगा, तो ट्रैफिक क्लियरेंस और हो जाएगा और मुंब्रा की और तरक्की होती रहेगी। एक रास्ता जो बनेगा वो चुबा ब्रिज को लेके मित्तल रोड को ज्वाइन हो जाएगा, तो रिक्शा से जो कौसा की तरफ जाने वाली आबादी है, अमीनाबाद, सुकून, ग्रेस, ये सभी यानी फिर नादुल फला के वो पट्टी में, वो सबको एक आसान सा रास्ता हो जाएगा कि आप इधर से कट मारो, अंदर आओ, मित्तल रोड पे आओ और मित्तल रोड पे जाके आप चले जाओ। हमारी कोशिश अब ये है कि कुछ स्कूल्स लाई जाए ताकि मुंब्रा के बहुत बच्चे आइरोली और पनवेल जाते हैं सीखने के लिए, कुछ इंटरनेशनल स्कूल्स लाई जाए ताकि यहाँ पे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले। ये सब स्कूल्स लाने के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो तो कोई यहाँ पे आएगा नहीं। लाइट जाती नहीं है तभी इंडस्ट्रीज बढ़ती है, जब लाइट जाती है तब इंडस्ट्रीज आना नहीं चाहती, क्योंकि इंडस्ट्रीज को लाइट परवड़ती है, इन्वर्टर और क्या बोलते हैं उसको, जनरेटर, ये नहीं परवड़ता है। इंडस्ट्रीज मार खा जाती है खर्चे से। आज एक जमाने में बैंक में लोग गाला बेचते थे, भाई गाला ले लो, आज मुझे जाके बताओ एक गाला खरीद के वहां लोग गाला नहीं छोड़ते। जो 2009 में जो भाव था, आज उसका भाव 40% में 4% ऊपर, 4 दाम ऊपर हो गया। तो ये कैसे हुआ? अचानक हुआ। इसको ही बोलता है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया तो भाव आ गया। तो ये काम ऐसा ही नहीं हुआ। इन लोगों ने जो मेहनत की, जैसे मैंने सब ये काम किए, तो अश्विन ने अलमास में सुधराव लाया, शानू ने दरगाह रोड पे सुधराव लाया, किसी ने रशीद कंपाउंड में सुधार लाया, किसी ने शादी महल हॉल के इधर सुधार लाया, जफरनुमा ने, सभी नगर सेवकों ने अपने अपने हल्के को संभाला और सुधारा, इसलिए गलियां भी कंप्लीट की होगी। आज औरतें क्यों दिवा देती है? औरतों को चलने में आसानी होती है, रास्ते अच्छे हैं, ऊपर से लाइट है, तो कोई डर नहीं है, बच्चे खुश है कि रास्ते अच्छे हैं। आज सुधरा हुआ मुंब्रा जो देखते हैं, स्टेशन से अगर दोस्तों को बुलाए तो वो स्टेशन नहीं दिखता जहाँ पे आते ही सामने मुर्गे की टांग, सामने ही मच्छी, सामने ही बकरे की टांग। तो दोस्त आते समय सोचते थे कि साले क्या कौन से शहर में लाइए। आज हमारे ही लोग बंबई से अपने दोस्त को बुलाते हैं, दावत देते हैं, खाना खाते हैं और अपना शहर कैसा है लोगों को बताते हैं। मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि आप जाइए गोवंडी, आप जाइए भारत नगर, आप जाइए भिवंडी, आप जाइए मालेगांव और बताइए मुझे कि ऐसे रास्ते, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से शहर है। मैं ये कुछ बुढ़प्पन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन काम हुआ है, काम खुदा ने किया, नहीं कहता हूं मैं जरिया बन सकता हूं लेकिन मैं खुदा नहीं बन सकता। तो खुदा ने यह काम मेरे से करवाया और मैं आज भी कहता हूं कि मुझे बड़ा बनाने में सबसे बड़ा अगर हाथ किसी का है तो वो मुंब्रा वासियों का है। मैं उनके जो एहसान मेरे पे है वो एहसानों का बोझ मैं कभी भी उतार नहीं सकता। खुदा हाफिज, नमस्कार।